Hello students, wish you a very good morning. Hope you are good at your home and you are understanding the chemistry class. Today we will start our next model, Bohr's model, and then we will discuss about the atomic number, mass number and how we have to represent those in the by symbol. Starting with the Bohr's model of an atom. इसमें क्या होता है कि उन्होंने अब न्यूक्लियस के बारे में सर्च कर लिया था कि बीच में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड बाहर उसके क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन्होंने ये भी बताया था कि वो जब रिवॉल्व करते हैं देन दे रिलीज सम एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज करेंगे देन दे विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो उसके बाद बोहर ने जो एक मॉडल दिया था उसमें उसने क्या किया कि वो बोला कि सेंटर में हमारे पास क्या है न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन क्या होता है न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्या देखा था उसने कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करती है न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेशल ऑर्बिट में। उनको क्या बोला जाता है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। उन ऑर्बिट्स को उसने डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, 1 2 3 शेल ऐसे करके, या फिर KLMN एक्सेट्रा ऐसे उन्होंने शेल्स बना दिए थे। जैसे यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं ना नीचे सेल्स का 1 2 3 4 ऐसे डिफरेंट शेल्स बनाए थे। उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो क्या था कि जब भी वो एक रोटेट करेगा चार्ज चेंज आएगा एनर्जी में, व्हेन इट जंप फ्रॉम वन एनर्जी टू नेक्स्ट एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा। अगर वो एनर्जी गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से कोई एनर्जी ले रहा है तो वो जंप करेगा लोअर टू हायर, नीचे से ऊपर वाली में चला जाएगा अगर बाहर से उसको कोई एनर्जी मिलेगी। ठीक है, मतलब 1 में शेल में पड़ा हुआ है, मान लो उसको बाहर से कोई एनर्जी मिली है तो वो 1 से सेकंड में जंप हो जाएगा सेकंड शेल में। अगर और ज़्यादा एनर्जी मिल गई सेकंड से थर्ड में चला जाएगा। अगर एनर्जी निकल रही है जा रही है उनसे तो नीचे की ओर आते जाएंगे, लोअर हायर टू लोअर। इस तरीके से बोहर ने अपना मॉडल दिया जिसमें क्या था एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था एंड उसके अराउंड शेल्स थी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। अब शेल्स तो उसके बारे में हमें पता चल गया था, फिर इलेक्ट्रॉन्स को भी देखना है कि हमने उसमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के इक्वल। जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये इसके बारे में किसने बताया था जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बोहर एंड बरी ने। फॉलोइंग आर सम रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स। हमारे पास एक फार्मूला होता है 2n²। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला क्या है 2n², उसमें n क्या होता है नंबर ऑफ शेल्स। अगर मान लो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि 2 शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 2 मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे फर्स्ट स्टेप में देखो मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम मतलब इतने आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे शेल में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रूल क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड एंड द आउटर मोस्ट शेल इज 8। और जो सबसे लास्ट वाली शेल होती है, बाहर वाली शेल होती है, उसमें 8 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं फिल कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी फिल्ड इन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड। जितने इनर शेल्स को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स अगर उतने फिल हो पा रहे हैं उसके बाद हम नेक्स्ट शेल में जाएंगे। पहले उस शेल को कंप्लीट करेंगे फिर हम नेक्स्ट शेल में जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास हाइड्रोजन सबसे पहला एटम है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 1। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z इज इक्वल टू 1। तो इसमें सिर्फ पहली शेल ही फिल होगी तो उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 1। एंड हीलियम सेकेंड नंबर पे आता है, K शेल में जाएंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम न्यूक्लियस बीच में बना के उसमें पॉजिटिव चार्ज शो करके उसके अराउंड एक रिंग बनाएंगे।
एक रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, 2 डाल दिए, 2 डॉट्स बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिथियम, उसमें क्या है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नेक्स्ट में 1, 3 थे टोटल, 3 फिल करने थे। के शेल में, पहली शेल में सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हम पूरे फिल हो गए 2, तो उसके बाद हम नेक्स्ट शेल में जाएंगे तो एक और रिंग ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। ऐसे ही बेरिलियम में 4 हैं तो दोनों में कितने आ जाएंगे, 2 2। नेक्स्ट बोरोन में 2 3, नेक्स्ट कार्बन 2 एंड 6। ऐसे करके आपको रिप्रेजेंटेशन करनी है इसकी। जब आप इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हो तो आप नज़दीक नहीं बनाओगे, पहले ऊपर बना दोगे फिर एक नीचे बना दोगे। अगर इससे ज़्यादा है तो एक लेफ़्ट साइड पे बना दो, अगर और ज़्यादा है तो एक राइट साइड पे बना दो, ठीक है। जैसे कार्बन में 4 फिल हो गए, उसके बाद अगर और भी ज़्यादा होते, नेक्स्ट वाले एटम की बात कर रही होती, तो 2 के बीच में सेंटर में एक और बना दो, ठीक है। ऐसे करके फिल करना है, अरेंज प्रॉपरली करने हैं आपको। नेक्स्ट देखो, जितने ज़्यादा शेल्स बढ़ते जाएंगे आप उतने उतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल करोगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। के में कितने होने चाहिए, 2, एल में कितने होने चाहिए थे, 8, एन में मैक्सिमम कितने हो सकते थे, 18। बट इनमें एग्जाम्पल्स में चेक करो, जैसे क्लोरीन का ही देख लो, उसमें क्या आ रहे हैं, 2 8 एंड देन 7। थर्ड में कितने आ रहे हैं, 7 फिल कर रहे हैं हम। उसके बाद देखो नेक्स्ट नीचे पोटाशियम वाले में, थर्ड में फिर 8 ही कर रहे हैं, 18 तक नहीं लेकर जा रहे, क्योंकि उन्होंने एक कंडीशन और भी दी थी कि जो लास्ट वाला शेल है उसमें 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो पहले एम में 8 तक ही रखेंगे, उसके बाद एन फिल करेंगे, फिर आएंगे वापस पिछली वाली पे, ठीक है। ये डिटेल में आप बाद में सीखोगे, पहले ऐसे लर्न करने हैं ना, 2 8 8 की फॉर्म में आप लिखोगे, क्योंकि 20 तक ही आपको करने हैं अभी लर्न। नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। जैसे आप लोग देखते हो ना HCl, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, तो वो जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़ गए ये, उसके ये वैलेंसी के बेसिस के ऊपर होता है। हाइड्रोजन के लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, एंड क्लोरीन की लास्ट वाली शेल में कितने प्रेजेंट होते हैं, 7। तो इनको अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करना है, अपनी लास्ट वाली शेल को कंप्लीट करना होता है, ठीक है, फिर ही वो स्टेबल हो सकते हैं, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं है। इफ़ द एटम्स आउटर मोस्ट शेल इज़ कम्प्लीटली फिल, अगर तो वो ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल है, जैसे कि हीलियम की है, के में 2 ही होने चाहिए थे, 2 हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो वो कम्प्लीटली फिल्ड है, और लेस रिएक्टिव एंड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज़ 0, तो वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा। जिनकी ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करता, उनकी जो कैपेसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है किसी के साथ कंबाइन करने की। ऑफ द इनर्ट एलिमेंट्स हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें लास्ट आउटरमोस्ट शेल में 2 ही होने चाहिए थे, तो 2 ही हैं। अदर्स जितने भी होते हैं उन सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लास्ट वाली शेल में कितने होने चाहिए, 8। Atoms having 8 electron in its outermost shell is having octet configuration and are stable, and उनको क्या बोला जाएगा, स्टेबल, अगर उनके लास्ट वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 2 मतलब सिर्फ के वाली में अगर के तक ही है, जैसे हीलियम है सिर्फ एक ही केस है, नेक्स्ट वाली में 8 होने चाहिए, बाकी जितने भी एटम्स आएंगे। इफ़ द एटम्स आउटरमोस्ट शेल इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल इट इज़ नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं होगा। तो वो स्टेबल कैसे करेंगे उसको, अगर किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है लास्ट शेल में, मान लो 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसमें, उसको ऑक्टेट अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो अपनी उसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी, लास्ट फिर क्या कौन सी रह जाएगी, KL शेल बच जाएगी, उसमें कितने आगे 8 के साथ उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा अपना, तो वो किसी को देगा उसको भी तो चाहिए। देखेंगे जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में कितने होते हैं 2, 8, 7। 7 वाले को क्या है, 7 तो अपने दे नहीं सकता, ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दे नहीं सकता 7, तो एक किसी से ले सकता है, तो वो क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम आर इजीली
कैन ईजीली लूज वन इलेक्ट्रॉन। अब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ईजीली लूज कर सकते हैं, फिर उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। स्टेबल होने के लिए जितने वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हैं या फिर किसी से ले रहे हैं, दैट इज नोन एज वैलेंसी। एलिमेंट्स क्या करते हैं, किसी को अपने एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी से ले भी सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, एंड उसके साथ वो अपनी वैलेंसी जो है कंप्लीट कर सकते हैं, अब वो स्टेबल हो सकते हैं। तो जितने वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या लूज करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जो आउटर मोस्ट शेल होती है, बाहर वाली शेल, सबसे बाहर जो शेल प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन कैसे हमने फाइंड आउट करने हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है उनको Z के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि उसमें 1 प्रोटॉन है। तो आपको जो है सीरियल वाइज 20 तक एलिमेंट्स लर्न करने हैं, तो आपको एटॉमिक नंबर लर्न हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर उनके आपको प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन सभी के बारे में नॉलेज हो जाएगी। नेक्स्ट है मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है उसके बारे में एक और डिटेल है कि ये किसी का भी सेम नहीं हो सकता। सभी के एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। 1 पे हाइड्रोजन ही आएगा, हीलियम नहीं आ सकता। 2 पे हीलियम है तो हीलियम ही हो सकता है, अदर कोई एलिमेंट नहीं हो सकता वहाँ पे। ठीक है, ये इसकी आइडेंटिटी है कि हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नो एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, नो अदर एलिमेंट कैन हैव एटॉमिक नंबर लाइक अदर एलिमेंट्स। जैसे एक का 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो हाइड्रोजन का ही 1 होगा, हीलियम का 1 नहीं हो सकता। क्लियर। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं लास्ट वाली शेल में, ठीक है, वो आगे जो भी आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि हमने पहले आपको बताया था ना वैलेंसी में क्या करते हैं, वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे देती हैं या किसी से ले लेते हैं, गेन या लॉस करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स का। तो वो क्या होता है, उसकी वजह से कॉम्बिनेशन होती है, कंबाइन कर जाता है दूसरे किसी, जिससे वो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा एंड जिसको वो देगा, तो वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो कंबाइन करके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो सकती हैं। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शंस, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं क्योंकि हम किसी को दे सकते हैं या किसी से एक आधा गेन भी कर सकते हैं, तो बढ़ भी सकता है, कम ही हो सकता है, बट जो हमारा प्रोटॉन है वो सेम रहेगा, न्यूट्रॉन भी सेम रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज मास नंबर। मास नंबर में क्या है, जो हमारा मास है वो कितना होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो न्यूक्लियस है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उन दोनों को हमने ऐड करना है एंड दैट विल द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो उसके पीछे यूनिट क्या लगानी है, U। 20 तक जो भी एलिमेंट्स हैं उनके नेम एंड देयर सिंबल यू हैव टू लर्न इट केयरफुली, एंड उनका मास नंबर भी। उसके बाद ये रिप्रेजेंटेशन है नीचे दी हुई, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 14, नीचे 7N, सिंबल बीच में लिख के सेंटर में, ऊपर क्या लिखोगे, मास नंबर, एंड नीचे लिखना है आपको एटॉमिक नंबर। N क्या है, सिंबल है उसका एलिमेंट का, एंड 14 की जगह पे आपको A भी लिखा हो सकता है, मतलब अगर फाइंड आउट करने हो न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, एंड 7 क्या है आपका एटॉमिक नंबर है, तो उसकी जगह पे Z लिखा हो सकता है। ठीक है, ये आपके कुछ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आपको सीरियल में दिए हुए हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सारे मेंशन किए हुए हैं, एंड शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कितने होंगे, वैलेंसी बताई गई है। अगर आपको नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो है वो लर्न हो गया एंड मास नंबर लर्न हो गया, सीरियल ऑर्डर पे लर्न हो गया, तो आपको
ये कॉन्फ़िगरेशन करनी तो बहुत ईजी हो जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वैलेंसी निकालना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो लास्ट शेल में कितने हैं, 1 थे, तो वैलेंसी कितनी होगी 1। सेकेंड में देखो 2 है, 2 ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर रहे हैं तो 0 आ गई। उसके बाद देखो 1 का कितनी वैलेंसी आएगी 1। नेक्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं तो 2 को बाहर निकाल देगा वो, 2 वैलेंसी आ गई। इस तरीके के आपसे वैलेंसी निकालना ईजी हो जाएगा। आइसोबार एंड आइसोटोप का एक छोटा सा टॉपिक आपका रह गया, that we will complete in our next lecture. Thank you so much for watching this video. Hope you are enhancing your knowledge also.